गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 15 करने वाले हैं और जो चैप्टर है उसका नेम है आवर इन्वायरमेंट। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज इन्वायरमेंट। ठीक है, तो इन्वायरमेंट मीन्स एवरीथिंग विच सराउंड्स अस, जो हमारे आसपास हमें दिखाई देता है, चाहे वो अबायोटिक हो, बायोटिक हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपके इन्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो एवरीथिंग जो हमारे आसपास होती है वो आपके इन्वायरमेंट कहलाते हैं। ठीक है, इट में इंक्लूड लिविंग थिंग, बायोटिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, और नॉन लिविंग थिंग यानी अबायोटिक कंपोनेंट भी हो सकते हैं। सो इट मे बी इंक्लूड दैट बिसाइड ऑल क्रिएचर्स एंड वाटर एयर ऑल्सो, मतलब जो क्रिएचर्स है, फॉर एग्जाम्पल अगर एनिमल है, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, तो वो बायोटिक कंपोनेंट हो गई, और अबायोटिक कंपोनेंट वो हो गया जिनके अंदर लाइफ नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स बेसिकली। ठीक है, तो जैसे वाटर एयर ऑल्सो। ठीक है, इन्वायरमेंट अफेक्ट द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स नेचुरल हैबिटेट वाइस वर्सा। तो जो इन्वायरमेंट होता है वो इंसान की लाइफ को, डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है, एक ऑर्गेनिज्म के लाइफ एंड डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो सब्सटेंसेस दैट आर कंपोज्ड डिकम्पोज्ड आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। सो बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जिसे आप इन्वायरमेंट में डिकम्पोज कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपके बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। सो ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक होल लाइक अब वाइल सम सब्सटेंसेस लाइक प्लास्टिक और जैसे डीडीटी हो गया या फर्टिलाइजर्स होता है, ये आपके इन्वायरमेंट में डिकम्पोज नहीं होती हैं। ठीक है, सो आर इनर्ट एंड कांट बी डिकम्पोज, सो दीज आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो जो सब्सटेंस कंपोज हो जाएंगे, वो जो डिकम्पोज हो जाएंगे बेसिकली, वो बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं, और जो डिकम्पोज नहीं होते इन्वायरमेंट में वो नॉन बायोडिग्रेडेबल कहलाते हैं। आई थिंक ये क्लियर है। उसके बाद actually biodegradable persist in the environment for a long time। नॉन बायोडिग्रेडेबल जो होते हैं, अब क्योंकि वो डिकम्पोज नहीं होते हैं तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, एंड मे हार्म द वेरियस मेंबर ऑफ द इकोसिस्टम। तो जो इकोसिस्टम है जिसमें आपके बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं, तो जो इकोसिस्टम होता है उसमें क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है वो परसिस्ट करते हैं, वो रहते हैं। ठीक है, तो वो इन्वायरमेंट को काफ़ी लॉन्ग टाइम तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, हार्मफुल हो सकते हैं। फिर इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट, इकोसिस्टम और उसके कंपोनेंट्स को हम रीड करेंगे। सो ऑल इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कंपोनेंट फ्रॉम एन इकोसिस्टम। देखो होता क्या है कि जो लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है, जब वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं एक जगह पर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, अब देयर कैन बी मल्टीपल टाइप ऑफ इकोसिस्टम, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सो द इकोसिस्टम कंसिस्ट बोथ बायोटिक कंपोनेंट भी होते हैं, लिविंग क्रिएचर्स, एज वेल एज अबायोटिक कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, रेनफॉल, ठीक है, टोपोग्राफी, विंड, सॉइल, ये सारे आपके बायोटिक कंपोनेंट हो गए। अब अगर हम बात करें जो इकोसिस्टम है, तो दो तरह के इकोसिस्टम हो सकते हैं। पहला होता है जिसे हम मैन मेड इकोसिस्टम बोलते हैं, और दूसरा होता है हमारा नेचुरल इकोसिस्टम। जो हमारा मैन मेड इकोसिस्टम है, फिर भी हम उसको एक तरह से नैरो मतलब काउंट कर सकते हैं, ये हमारा काफ़ी ब्रॉड होता है नेचुरल इकोसिस्टम। तो मैन मेड इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा, जो क्रॉप लैंड है या फिर एग्रीकल्चर लैंड है या फिर एक्वेरियम आपने बनाया, हर्बेरियम बनाया, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मैन मेड इकोसिस्टम। लेकिन अगर हम नेचुरल इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं। फर्स्ट वन इज नोन एज एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी वाटर से रिलेटेड जो इकोसिस्टम होता है, दैट इज एक्वेटिक इकोसिस्टम। और दूसरा होता है हमारा टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल जहाँ पे वर्ड आएगा यानी लैंड से रिलेटेड। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, लैंड इकोसिस्टम, फॉर एग्जाम्पल अगर फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ग्रासलैंड हो गया, ये आपके एग्जाम्पल होते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। ठीक है, अब अगर एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो इसमें अब एक्वेटिक यानी पानी से रिलेटेड, अब दो तरीके के वाटर हो सकते हैं, एक होता है आपका मरीन वाटर, दूसरा आपका फ्रेश वाटर। तो मरीन वाटर, जो मरीन इकोसिस्टम होता है वो होता है सी में, ओशन में। ठीक है, इवन ब्रैकिश वाटर सब लगून्स में भी आपको देखने के लिए मिलता है। अगर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम की बात करेंगे तो ये आपको रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स में, यहाँ पर आपको ये विजिबल होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मैनर इन विच दे सर्वाइव इन द इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं हम उनको इस बेसिस पे डिवाइड करते हैं कि किस तरीके से वो इकोसिस्टम में सर्वाइव करते हैं। अब हम फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म को पढ़ने वाले हैं, दोज आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। ठीक है, सो और ग्रीन प्लांट जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। ठीक है, कुछ साइनोबैक्टीरियाज होते हैं, तो कैन प्रोड्यूस देयर फूड, sugar and starch from the organic substances using light and photosynthesis। ठीक है,
तो ये लोग क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो प्रोसेस है वो फोटोसिंथेसिस है, सनलाइट की प्रेजेंस में इनके अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी हेल्प से ये अपने फूड को सिंथेसाइज करते हैं। सो दीज आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। इसका एग्जांपल आपको यहाँ पे पता ही है, ऑल ग्रीन प्लांट हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, ठीक है, इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसके। अब अगर हम बात करें कंज्यूमर्स की, तो इंक्लूड ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन द प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब डायरेक्टली भी डिपेंड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई मीट को कंज्यूम करता है तो वो डायरेक्टली, सॉरी, अगर कोई आपका जैसे क्रॉप्स को खाता है, ठीक है, फसलों को खाता है, तो या फिर कोई भी फ्रूट्स वगैरह खाता है, तो वो डायरेक्टली उनको कंज्यूम कर रहा है। और इनडायरेक्टली कैसे होता है, जब मान लीजिए कोई पर्सन है जो है वो नॉन वेजिटेरियन है, तो वो क्या करता है अपने फूड, कोई फॉर एग्जाम्पल अगर हम लायन की बात करते हैं, तो लायन डियर को खा रहा है सपोज, तो डियर क्या है, वो ग्रास पे डिपेंड करेगा, तो ग्रास को डियर खाएगा एंड डियर को फिर लायन खाएगा। तो बेसिकली लायन भी इनडायरेक्टली तो डिपेंड है ग्रासेस पे, ठीक है, और ग्रासेस क्या हो गया, एग्जाम्पल ऑफ ऑटोट्रॉप्स हो गया, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, कंज्यूमर कंज्यूम्स द फूड प्रोड्यूस बाय द प्रोड्यूसर, तो जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसको कंज्यूम करने का काम कौन करते हैं, कंज्यूमर्स करते हैं। अब कंज्यूमर्स कितने तरीके से हो सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एग्जांपल है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट या प्लांट बेस्ड चीजें खाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम ग्रॉस ईटर भी कहते हैं, जैसे काव हो गया, डियर हो गया, ये एग्जांपल है हर्बीवोर्स के, ठीक है। अब कार्निवोर्स क्या होते हैं, जो फ्लैश ईटर्स होते हैं, मतलब जो मांस को खाते हैं, ठीक है, जैसे आपका लायन हो गया, टाइगर हो गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो कुछ होते हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो जो लिव एंड फीड ऑन द होस्ट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल ये किसी की बॉडी को होस्ट बना लेते हैं और फिर उसकी बॉडी में खुद को सर्वाइव करते हैं। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम इज अ प्रोटोजोआ, जो मलेरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलता है, वो बिकॉज ऑफ द प्रोटोजोआ, जो उसका नेम है प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम की वजह से वो फैलता है। तो क्या होता है कि जो पैरासाइट है ना, वो इसी तरीके के हमारी चीज़ों को शो करते हैं, मतलब जिस होस्ट की बॉडी में रहेंगे उसको मतलब उसको उसके सारे न्यूट्रिशन को अपना ले लेंगे, ठीक है, अपने आप को ग्रो करते रहेंगे, और जिस होस्ट होगा, जो होस्ट होगा, उसका मतलब उसके जो न्यूट्रिशन है जाते रहेंगे, इस वजह से एक टाइम पे हो सकता है वो खत्म भी हो जाए। इसका एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल आप डॉटर को ले सकते हो, ठीक है, लाइस इवन आप उसको एग्जांपल में ले सकते हो, कस्कुटा, ये एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। फिर हम बात करेंगे ओमनिवोर्स। तो ओमनिवोर्स आर द, एक तरह से इन दोनों की कॉम्बो होती है, ठीक है, इसमें हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स दोनों की प्रॉपर्टीज को ही शो करते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्लांट बेस्ड चीजें भी खाते हैं और एनिमल बेस्ड चीजें भी खाते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे क्रो हो गया, इवन ह्यूमन बीइंग हो गया, दैट इज आल्सो ओमनिवोर्स। अगर हम बात करें डिकम्पोजर्स कौन होते हैं, तो डिकम्पोजर वो होते हैं, जैसे पहले हम समझते हैं फंगी और बैक्टीरिया विच ब्रेक डाउन द डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट को, एनिमल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इनटू सिंपलर वन, ठीक है, तो डिकम्पोज करके उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। दस डिकम्पोजर हेल्प इन द रिप्लेनिश ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको रिप्लेनिश करने में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपना रोल प्ले करते हैं ये डिकम्पोजर्स, ठीक है। अब इसमें फंगी एंड बैक्टीरिया एग्जांपल्स हैं, ठीक है। फूड चेन रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द डिफरेंट बायोटिक ग्रुप्स इन अ सीक्वेंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये यहाँ पे हम बात करें फूड चेन की, तो इसमें क्या होता है कि जो बायोटिक कंपोनेंट है वो सीक्वेंस को शो करता है कि एनर्जी ट्रांसफर किस तरीके से होती है। अब जैसे हमारा यहाँ पे टीयर 1 पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो ग्रास को खाने वाला है, ग्रास को खाने वाला डियर है, और डियर को खाने वाला लायन है, ठीक है। तो ये 3 स्टेप फूड चेन होती है, ठीक है। और इसमें एक ये आपका प्रोड्यूसर हो गया, ये आपका हर्बीवोर हो गया, और ये आपका कार्निवोर हो गया, ठीक है। अब फूड चेन इन दीज बायोटिक कंपोनेंट वेयर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इज कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। दीज आर द ट्रॉपिक लेवल 1, दिस इज ट्रॉपिक लेवल 2, दिस इज ट्रॉपिक लेवल 3, इस तरीके से आपका ट्रॉपिक्स होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। द ग्रीन प्लांट कैप्चर 1% ऑफ सनलाइट, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो जस्ट 1% ऑफ सनलाइट जो उनके ऊपर पड़ती है उसको अपने कैप्चर कर लेते हैं, और उसी की मदद से फिर वो अपना क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फिर अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं। द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल इन फूड चेन। तो फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है, ग्रास की वजह से एनर्जी मिल रही है डियर को, और डियर की वजह से एनर्जी मिल रही है लायन को, तो ये क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में आपको फ्लो ऑफ एनर्जी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होती है, ठीक है। There is a gradual decrease in the amount of energy transfer from one trophic level to the next trophic level in the food chain. For example, होता क्या है कि जैसे ये ग्रास है,
इसने ग्रास को डियर ने खाया, तो ये इसकी सिर्फ 10% एनर्जी को अपने अंदर कैप्चर कर पाएगा, ठीक है। अब अगर लायन जब इस डियर को खाएगा तो इस 10% का 10% यानी 1% एनर्जी को कैप्चर कर पाएगा, ठीक है। तो जस्ट 10% का रूल चलता रहता है आपको इसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोड्यूसर ने 1000 किलो जूल एनर्जी बनाई, देन अगर प्राइमरी कंज्यूमर के पास 100 किलो जूल आया, इसके पास 10 किलो जूल आया, इसके पास 1 किलो जूल आया, ठीक है। ये ट्रॉपिक लेवल हो गया और एनर्जी का फ्लो क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। सो ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफॉर्म टू next tropic level, while 90% of energy is used by the present tropic level in the life process. तो इनके जो लाइफ प्रोसेस होते हैं उसमें 90% जो एनर्जी होती है वो ये कंज्यूम कर लेते हैं एंड 10% को नेक्स्ट लेवल पर ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें while the conclusion of harmful chemical increase with every next tropic level in the food chain, it is called biomagnification. तो biomagnification क्या होता है, जो concentration, this is CONC is concentration, तो concentration जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे एक पर्सन ने इसने कोई चीज खाया, जैसे 10 DDP खाया, अब ये जो है मान लो डिग्रेड नहीं होता है, तो क्या क्या होगा, ऐसे ग्रास को एक डियर जो होता है हो सकता है उसको 20 एक तरह से यूनिट्स में ग्रास को कंज्यूम करना पड़ जाए, तो उसके पास इतना हो गया। अब एक जो लायन होता है हो सकता है वो कुछ नंबर ऑफ डीएच को कंज्यूम करे, तो उसकी बॉडी में ये डीडीटी की जो क्वांटिटी है सबसे ज़्यादा होगी। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, ये बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है, क्योंकि जो डीडीटी है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एक तरह से वो इसके अंदर उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पर, ठीक है। अब मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सच केमिकल एक्यूमुलेटेड इन ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में आपको देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी क्या होती है, एक तरह की कार्निवोर है, सॉरी ओमनिवोर है, तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएंगी। अब नेचुरली द फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड, देखो सिंपल ऐसा नहीं होता है कि ग्रास को सिर्फ डियर खाएगा और डियर को सिर्फ लायन खाएगा, ऐसा नहीं होता है। कई बार क्या होता है, ग्रास को खाने वाला डियर हो सकता है, लेकिन डियर को खाने वाला हो सकता है टाइगर हो जाए, हो सकता है कोई लेपर्ड हो जाए। तो बेसिकली क्या होता है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स होती हैं वही आपके फूड वेब को बनाती हैं, ठीक है। नेचुरली द फूड चेन आर इंटरकनेक्टेड with each other forming a web like pattern that is known as food web. अब the loss of energy in each step tropic level is very high, क्योंकि देखो 90% एनर्जी को तो वो कंज्यूम कर ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ 10% को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा रहे हैं। सो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन आफ्टर 4 ट्रॉपिक लेवल। अब देख लीजिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो 4 ट्रॉपिक लेवल के बाद तो बिल्कुल ही एनर्जी पॉइंट्स में बचने लगी है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो 4 जो लेवल्स होते हैं उसके बाद एज सच ट्रॉपिक लेवल हम उसको कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली जितनी एनर्जी होती है वहीं पे कंज्यूम हो जाती है। सो देर आर जनरली अ बिग पॉपुलेशन एट द लोअर ट्रॉपिक लेवल, लोअर ट्रॉपिक लेवल पर आपको जो पॉपुलेशन मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी। अब अगर एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे हमारा हर्बीवोर्स में अगर हम डियर की बात करें और जो हमारा कार्निवोर है, फॉर एग्जांपल लायन ले लें, तो इट इज़ नॉर्मल कि जो डियर की पॉपुलेशन है वो हमेशा ज़्यादा होगी और लायन की पॉपुलेशन जो होती है उससे कम होगी, ठीक है। सो वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स आफ्टर द 4 ट्रॉपिक, अच्छा सॉरी यहाँ पे क्या है, लोअर ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम, एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ द प्रोड्यूसर इज हायर देन द कंज्यूमर कार्निवोर्स लायन पॉपुलेशन, ठीक है। आई थिंक अब यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। फिर अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं, तो चेंज इन एनवायरमेंट अफेक्ट अस एंड आवर एक्टिविटी चेंज द एनवायरमेंट। देखो अगर एनवायरमेंट में कोई चेंज होता है तो वो हमें भी इम्पैक्ट करेगा, और अगर हमारी एक्टिविटी जो होती है वो भी एनवायरमेंट को इम्पैक्ट करती है, तो बेसिकली एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। दिस लेड टू द स्लो डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट दैट अरोज मैनी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, ठीक है। तो जो धीरे धीरे करके इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब इन्वायरमेंट जो एक तरह से हम उसको डिग्रेड करें, डिप्लीट करें उसके रिसोर्सेज को, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इन्वायरमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम अरोज हो रही है, ठीक है, अराइज हो रही है बेसिकली। एग्जाम्पल डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर एंड वेस्ट डिस्पोजल, ये एक आपका आज के मॉडर्न टाइम की एक प्रॉब्लम है कि जैसे ओजोन लेयर का डिप्लेशन, ठीक है, ये आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में देखने के लिए मिलती है। दूसरा बात क्या है कि आपका वेस्ट का डिस्पोजल, ये वेरियस डंप यार्ड बनते जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप हम ओखला में देखें, गाजीपुर में देखें, ठीक है। सो डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कैसे होता है, डिप्लेशन इज किसी चीज़ का कम होना, ठीक है। सो
ओजोन लेयर इज लार्जली फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। देखो इन्वायरमेंट के ना लेवल्स होते हैं, तो जो फर्स्ट लेवल होता है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, फिर सॉरी एटमॉस्फेयर के फर्स्ट लेवल होता है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, सेकंड लेवल होता है उसे स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, थर्ड लेवल जो होता है उसे मीजोस्फेयर बोलते हैं, फोर्थ लेवल जो होता है उसे थर्मोस्फेयर बोलते हैं, और फिफ्थ लेवल जो होता है उसे एक्सोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, इसे आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर आपको ट्रोपोस्फेयर में देखने के लिए नहीं मिलती है, वो आपको स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो ओजोन लेयर आपको स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर में देखने के लिए मिलती है, विच इज ऑलमोस्ट 12 to 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल। तो 12 से 50 किलोमीटर अबव द सी लेवल हो सकती है। ओजोन इज डेडली पॉइजनस गैस ऑन द ग्राउंड लेवल। देखो अगर हमारे पास ट्रोपोस्फेयर में ओजोन है और हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है, तो जो ओजोन होती है ना वो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है उसको रिफ्लेक्ट बैक करने में हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ओजोन हमारे को यूवी रेज से बचाती है। ठीक है, लेकिन अगर ओजोन लेयर हमारी ट्रोपोस्फेयर में होती है तो वो एज अ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, उसी तरीके से एज अ पोल्यूटेंट काम करती है हमारी ओजोन। ठीक है, तो वहां पे जब वो ट्रोपोस्फेयर के लेवल पे है तो वो क्या हो जाएगी, डेडली पॉइजन की तरह काम करते हैं ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, ओजोन इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, फोटो यानी लाइट से रिलेटेड एक आपका यहाँ पे रिएक्शन होता है। तो क्या होता है ओजोन पे जब आपको इतना एम्पियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पड़ता है तो ओजोन के जो ओजोन का एटम है, सॉरी ओजोन का मॉलिक्यूल है, वो दो एटम्स में टूट जाता है। ठीक है, और स्प्लिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द ऑक्सीजन। फिर ये एक ऑक्सीजन का एटम जो होता है वो O2 के मॉलिक्यूल यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है, तो इस तरीके से ओजोन फॉर्म होती है। बट ये भी एक सच है कि जो ओजोन है वो काफ़ी ज़्यादा ये जो एक्टिविटी है ना ये बहुत मतलब चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है। ठीक है, तो ये काफ़ी स्टेबल नहीं होती ओजोन। ठीक है, अब अगर हम बात करें ओजोन लेयर इज प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट अराउंड द अर्थ विच अब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हार्मफुल यूवी रेज। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, रेडिएशन फ्रॉम द सन दस प्रोटेक्टिंग द लिविंग बींग्स ऑफ अर्थ फ्रॉम हेल्थ हजार्ड लाइक स्किन कैंसर, कैटरेक्ट हो सकता है। ठीक है, वीकनिंग इम्यून सिस्टम एंड डिस्ट्रक्टिंग ऑफ द प्लांट। सो ये सारी चीज़ों से बचाने में हेल्पफुल होती है हमारी ओजोन लेयर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये सारी चीज़ें नहीं मतलब अगर हमारे पास ओजोन लेयर नहीं होगी स्ट्रेटोस्फेयर में, ये ध्यान रखना है ट्रोपोस्फेयर वाली ओजोन लेयर जो है वो एज अ पॉल्यूटेंट की तरह वर्क करती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर वाली जो ओजोन है वो अल्ट्रावायलेट रे से हमें बचाने में हेल्पफुल होती है, और अगर वो नहीं होगी तो बहुत सारी बीमारियां फॉर एग्जाम्पल स्किन कैंसर, कैटरेक्ट वगैरह हमें देखने के लिए मिल सकती है। अब डिक्लाइन ऑफ ओजोन लेयर इज द जो ये डिक्लाइन होती है क्या होता है इसका थिकनेस ऑन द अंटार्कटिका नीचे की साइड में क्या होता है फर्स्ट डिस्कवर जो थिकनेस होती है वो कम होने लगती है। बेसिकली ओजोन लेयर जो होती है वो थिन होने लगती है। ठीक है, सो ये फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था 1985 में एंड वाज टर्म्ड एज ओजोन होल। तो ओजोन होल का मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें सच में ही कोई होल हो गया, बट ये चीज को दिखाता है कि जैसे सपोज ओजोन लेयर इतनी मोटी है तो उस केस में क्या होगा जहां पर आपको थिकनेस देखने के लिए मिलेगा वहां पे ओजोन लेयर होगी इस तरीके से बहुत ही पतली हो जाएगी उसकी लेयर। ठीक है, और ये इस तरीके से जो कंडीशन होगी जहाँ पर ओजोन का डिप्लेशन हो चुका है उसी को हम बोल देते हैं ओजोन लेयर, ओजोन होल। ठीक है, अब रीजन ऑफ ओजोन डिप्लेशन क्या है, तो एक्सेसिव यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो हम बोलते हैं उसमें अ सिंथेटिक इनर्ट केमिकल होता है फ्रेon which are used as refrigerants and फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है कॉज ओजोन डिप्लेशन। ठीक है, तो ओजोन जो अपर एटमॉस्फेयर में ओजोन के डिप्लेशन का ये वन ऑफ द मेन रीजन था। ठीक है, सो अ सिंगल फ्लोरीन एटम कैन डिस्ट्रॉय 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने, ठीक है, यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी है, उन्होंने क्या कहा कि डिड एन एक्सीलेंट जॉब इन forging an agreement to freeze CFC production in 1986 लेवल क्योटो प्रोटोकॉल इसका नाम दिया गया। ठीक है, सो ऑल कंट्री, तो ये क्या था इसमें सभी लोग अपनी कंट्रीज में जो भी मेंबर कंट्रीज हैं वो सब लोग कोशिश करेंगे कि वो CFC के यूज को कम करें। अब गार्बेज डिस्पोजल की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड राइज ऑफ डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स have created a major problem in the form of waste garbage accumulation and its disposal especially in the urban area। तो गार्बेज डिस्पोजल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना भी कंज्यूमरिज्म आज के टाइम में बढ़ता जा रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग है ना, अदर थिंग भी है, तो उसकी वजह से क्या है कि जो भी चीज़ें ये एक तरह से वेस्ट क्रिएट होता है वो एक्युमुलेट होता जा रहा है, वो डिस्पोज ऑफ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल
डिस्पोजल कॉमनली यूज अराउंड द वर्ल्ड। तो क्या क्या करते हैं बेसिकली। तो पहला क्या होता है, ओपन डंपिंग कर देते हैं जिससे हमारे डंप यार्ड्स बन जाते हैं। अ कन्वेंशनल मेथड इन विच सॉलिड वेस्ट डंप्ड इन अ सेलेक्टेड एरिया ऑफ अ टाउन एक्चुअली कॉज पॉल्यूशन। इसकी वजह से क्या होता है कि कई बार क्या होते हैं हमारे ऐसे सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है, ध्यान से समझना, इन द एब्सेंस ऑफ एयर वो मीथेन को प्रोड्यूस करने लगते हैं। और मीथेन जो होता है वो एक इनफ्लेमेबल गैस है, ठीक है, तो वो जलना स्टार्ट कर देती है। तो इसी वजह से हमें देखने के लिए मिलता है कि कई बार जो आपके डंप यार्ड होते हैं वहाँ पर मतलब काफ़ी अनकंट्रोलेबल वहाँ पे फायर हो जाती है, ठीक है। उसके अगर हम बात करें, लैंड फिलिंग, वेस्ट आर डम्प्ड इनटू लो लिविंग एरिया आर कंपैक्टेड बाय द रोलिंग विद द बुलडोजर। एग्जांपल क्या करते हैं, अगर सपोज कहीं पे बहुत बड़ा क्रेटर है, गड्ढा टाइप है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, जितना भी वेस्ट है उसको भरते रहेंगे सो दैट कि वो फुलफिल हो जाए, पूरा भर जाए, ठीक है। सो ये वाला काम भी करते हैं लोग। फिर क्या होता है, कंपोस्टिंग करते हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं आर फिल्ड इनटू कंपोस्ट, ठीक है। इट इज देन कन्वर्टेड टू द थिन लेयर ऑफ सॉइल and after 3 months the same garbage filled inside the pit changes into organic matter। तो बेसिकली कर क्या रहे हैं, एक आपने छोटा सा पिट यानी गड्ढा बनाया एंड उसमें क्या करा हमने, जो ये अपना ऑर्गेनिक वेस्ट है, फॉर एग्जांपल पील्स है, ठीक है, पील ऑफ द वेजिटेबल है, और आपका जो क्रॉप होती है उसका हस्क हो गया, ठीक है, इन सबको लेयर ऑफ द सॉइल मतलब एक गड्ढे में दबा देते हैं एंड आफ्टर 3 to 4 मंथ क्या करते हैं, उसको उसको गार्बेज फिल्ड इनसाइड द पिट एंड चेंज इनटू द ऑर्गेनिक मैटर। फिर इसको हम एज अ ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक रिसाइकलिंग एक प्रोसेस होता है। द सॉलिड वेस्ट इज ब्रोकन डाउन इनटू कंस्टिट्यूएंट सिंपल मटेरियल। तो जो सॉलिड वेस्ट होता है, कॉम्प्लेक्स उसके अंदर मटेरियल्स होते हैं, उसको सिंपल मटेरियल्स में कन्वर्ट आपके मटेरियल्स में कन्वर्ट किया जाता है। दीज मटेरियल आर देन यूज टू मेक न्यू आइटम। तो इन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है नए चीज़ों को बनाने के लिए। एवरी नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक, मेटल कैन बी रिसाइकल्ड। तो जैसे प्लास्टिक होता है उसको आप रिसाइकल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उसके अलावा हमारा मेटल है उसको भी रिसाइकल पॉसिबल होता है। बट जो सिंगल यूज प्लास्टिक होते हैं समटाइम वही जनरली आपको, इवन समटाइम मोस्ट ऑफ द टाइम वही आपको डंप यार्ड में देखने के लिए मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें रीयूज इज अ पॉलिसी इन विच वी ट्राई टू use the things again, a very simple conventional technique using the item again and again. For example, paper can be reused for making envelope etc, ठीक है। तो ये वाला काम कर सकते हैं, आप रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है।